हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमपीपीएससी के सभी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, एमपीपीएससी हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। हमको उसके पैटर्न और क्वेश्चंस के टाइप को समझने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और अन्य उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं वह भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एमपीपीएससी 2025 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है राजसिम्हा शैली, दूसरा है मामल्य शैली, तीसरा है महेंद्र शैली और चौथा है नंदीवर्मन शैली। इसमें एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन जो है वो राइट आंसर दिया, यानी कि राजसिम्हा शैली जो है उसमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना है। अब आप देखिए ये क्वेश्चंस, इसको पहले एमपीपीएससी ने कभी नहीं पूछा है। ये एक तरीके से उसने यूपीएससी के क्वेश्चन से उठाया है। इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी यूपीएससी के भी प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाता है। वो पैटर्न तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन उसने कहाँ से पूछा है ये जरूर पूछता है। और ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से पूछा गया है, पल्लव डायनेस्टी से पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है उसने पल्लव डायनेस्टी से पूछा है। इसका मतलब ये है कि जो साउथ के वंश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीएससी के लिए। ठीक है, तो और अभी तक हमने देखा है कि जो पीएससी ने क्वेश्चंस है वो मथुरा, गांधार और अमरावती शैली से पूछा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जो उसने साउथ की मंदिरों की शैली पूछा है। तो ये अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि साउथ के जो वंश है उनकी शैली भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया राजसिम्हा शैली। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर का है। इसमें क्या पूछा है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। जिसमें पहला ऑप्शन है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दूसरा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, तीसरा है वेब सीरीज सॉफ्टवेयर और चौथा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसमें एमपीपीएससी ने दो आंसर दिए हैं, ए और बी, यानी कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एडोब फोटोशॉप है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है। तो ये जब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनके टाइप्स कैसे कैसे क्या होते हैं। तो ये इसमें ये देखने मिल जाता है कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स पूछ रहा है, यानी कि हमें सॉफ्टवेयर जब हम पढ़ेंगे तो उसके सारे टाइप्स भी पता होना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पूछा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे। तो ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई पढ़ता है। जब पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट है। और हाँ, क्वेश्चंस इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। क्या पूछा है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की गई थी। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी किया गया होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 2 दिन मनाए थे। एक तो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था जो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को बनाया था, और एक और दिन मनाया था उन्होंने जब आजादी से पहले वाला मनाया था। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो ऐसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट तो पीएससी पूछता ही है, तो ऐसे फैक्ट को याद करते चलना। उसके बाद में हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से और महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। तो फिफ्थ आंसर है इसका डी ऑप्शन। तो ये सभी को पता ही है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा जो है वो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट की गई थी, यानी कि ये डायरेक्टली डेट से क्वेश्चन पूछा है। तो हमें ये भी देखना है कि पीएससी डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन पूछता ही है, और पीएससी का रिकॉर्ड रहा है कि वो 100 में से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली डेट से पूछता है। तो डेट वाले क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। इसके बाद में आ जाते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। देखिए
ये क्वेश्चन विशेष राज्य से पूछा गया है। अभी तक विशेष राज्य से वो डायरेक्टली या तो आर्टिकल पूछता था कि जैसे 371 आर्टिकल जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसमें ए से लेके एफ या जी तक है। अब इसमें पूछा है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य की क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, तो उसने ऑप्शंस दिए हैं। ए पहाड़ी व कठिन भूभाग, दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व, तीसरा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान। तो इसका आंसर दिया है उसने सी, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी होना। यानी किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए सी वाला जो अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी आबादी होना चाहिए। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये जो है थोड़ा डिटेल में पूछा है उसने, तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होगा हमें। उसके बाद में आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन बोल रहा है 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए, पहले पीएससी सही है गलत है ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में। अब इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है गलत है, यानी कि इसमें से कोई 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। और इसने 18वीं लोकसभा का पूछा, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन भी है। वैसे तो 2026 के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन करंट में ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो देखने वाली बात है। तो 7th का ऑप्शन आंसर है इसका बी, प्राक्कलन समिति के वैजयंत पांडा। ये करंट का क्वेश्चन है। करंट में इसमें पूछा है उसने कि समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में, यानी कि ये जो समितियां दी है उनके अध्यक्ष अभी करंट में कौन कौन है। तो लोक लेखा समिति के केशी वेणुगोपाल ही है, लेकिन गलत पूछा है कि प्राक्कलन समिति के वैजयंत पांडा नहीं है। सी ऑप्शन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, और डी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के गणेश सिंह हैं। तो इसका आंसर है बी। ओके, तो 7th क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है। 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है। इसमें भी गलत है पूछा, यानी कि 3 सही है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत कम लोगों को पता होते हैं, क्योंकि ये एक तो बहुत अंदर से पूछा है और कोई भी इतना डाटा याद नहीं करता है। तो ये जो पीएससी 2-3 क्वेश्चन पूछता है अनप्रिडिक्टेबल, वो उसमें से एक क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप। लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का 8th का आंसर आएगा डी, अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट महिला, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। बाकी एशियाई खेलों में जो भी तजिंदर पाल सिंह थे वो शॉर्टपुट पुरुष के थे। उसके बाद में अविनाश सांबले 3000 मीटर स्पीलेज पुरुष के थे, और पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला से संबंधित थी। तो ये करंट का है। तो याद रखिएगा कि करंट में जो भी खेल होते हैं, जैसे एशियाई गेम हो गया, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम हो गए और ओलंपिक्स गेम हो गए, इससे हमेशा पीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में अपन आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। अब ये भी ऑप्शन में इसमें गलत है पूछा है, यानी कि कोई भी 3 सही होंगे और एक गलत होगा। अब इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा है, यानी कि सैन्य अभ्यास हमेशा पीएससी पूछता है। ये 2-3 सालों से लगातार सैन्य अभ्यास पूछे जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि हमें सैन्य अभ्यास में एक तो देश याद रखना है कि भारत किसके साथ में सैन्य अभ्यास कर रहा है, उसके बाद में हमें ये भी याद रखना है कि उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। और एक बार पीएससी ने 2024 में ये भी पूछ लिया था कि कोई सा सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था, क्योंकि वो पुणे में हुआ था भारत में, इसीलिए वो पूछ लिया था उसने। तो सैन्य अभ्यास में ये चीजें याद रखनी है। अब 9th का आंसर क्या दिया उसने, डी ऑप्शन है। थाईलैंड के साथ में युद्ध अभ्यास नहीं होता है, क्योंकि युद्ध अभ्यास जो है वो यूएसए के साथ में होता है। बाकी सब सही है। रूस के साथ में इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, उसके बाद में किर्गिस्तान के साथ खंजर होता है, और सेशल्स के साथ लामतीय होता है। ठीक है, ये हो गया 9th क्वेश्चन। उसके बाद में आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पूछा है उसने कंप्यूटर साइंस का। इसमें पूछा है डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, 2024 में ही पूछा था शायद ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 10th का डी, इसका आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि पूछा इसने द प्रिंसिपल ऑफ डाटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट
which covers the procedures, policies and controls utilized to secure the data of customers and the organization against illicit access or use is known as confidentiality। लोगों ने इसमें प्राइवेसी भी लगाया, मैंने खुद ने इसमें गलती की थी क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, उसके बावजूद मैंने इसमें प्राइवेसी लिख दिया था, प्राइवेसी करके आ गई थी, लेकिन इसका आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि ये 2 बार पूछा हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा, ये वापस रिपीट हो सकता है। उसके बाद में आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th भी करंट का ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत से कम है, यानी कि 10% से कम है पूछा है। अब इसमें 2021 की रिपोर्ट पूछ लिया था। देखिए जब 2025 का पेपर हुआ उस समय 2023 की वन रिपोर्ट आ चुकी थी। जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट रहती है वो हर 2 साल में आती है और ये दिसंबर के मंथ में आती है। तो आपको याद रखिएगा जब भी पेपर हो तो हमें 1 वर्ष पहले वाली भी रिपोर्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि 2025 में उसने 2023 की वन रिपोर्ट आ गई थी, उसके बावजूद उसने 2021 के वन रिपोर्ट पर पूछ लिया था। तो याद रखना कि 2 वर्ष की हमें वन रिपोर्ट याद होनी चाहिए। और इसका आंसर है 11th का सी ऑप्शन, यानी कि भिंड। जो 10% वन सबसे कम है उसमें कहाँ पर है, तो वो भिंड में है। और 2023 की रिपोर्ट भी अब आप लोग याद करिएगा, क्योंकि अब तो 2021 की बहुत कम पूछने के चांस है, 2023 की रिपोर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। इसके बाद में आते हैं 12th वाले पे। इसमें पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है। तो 12वां क्वेश्चन पॉलिटी का है, जिसका आंसर है डी, भारतीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखिए जो आर्टिकल 338 यानी कि अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 बी, तीनों आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है, आयोग से संबंधित है। जो अनुच्छेद 338 है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है, 338 ए जो है वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और 338 बी जो है वो ओबीसी आयोग से संबंधित है। तो ये जो तीनों आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आयोग वाला पोर्शन तो हटा दिया, लेकिन आयोग के आर्टिकल्स याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं के विवाह संबंधित खर्च, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार। तो 13 का आंसर है सी, क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण। यानी कि इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य पूछा है, एक आर्थिक उद्देश्य। तो उसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना भी है। अब देखिए लाडली बहना योजना करंट की सबसे बड़ी योजना है मध्य प्रदेश की, और ऐसी ही योजनाएं अन्य राज्य के मुख्यमंत्री लोगों ने या अन्य राज्य के गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की है। जैसे यूपी में अलग नाम से जानी जाती है, उड़ीसा में अलग नाम से जानी जाती है। और इस योजना के बारे में 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब ये है कि योजना से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। अब योजना में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ये हमें देखना है। तो एक तो योजना का नाम, योजना किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, योजना की डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना ही, क्योंकि हर साल डेट से भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। उसके बाद में योजना का उद्देश्य बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि योजना में याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो योजना कब स्टार्ट हुई है, योजना किस डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है और योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये 3 चीज अगर आप याद रखते हैं तो योजना वाले क्वेश्चंस कहीं फिर भी नहीं जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। उसके बाद में आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th पूछ रहा है कि 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये पूछा है इसने। तो ये है 14th का आंसर है बी, यानी कि सत्यनारायण सिन्हा। अब ये देखिए ये पढ़ते ही हम कि जो हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे और उस टाइम पे हमारे सीएम कौन थे। तो ये हमें याद होना चाहिए, स्टैटिक क्वेश्चन का है और ये फैक्चुअल भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसके बाद में 15th क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है हमारे, सबसे ए ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया का, जो सबसे पहले भी थे और
जिनका सबसे छोटा कार्यकाल भी रहा है। अब देखिए 2020 में जब उसने क्वेश्चंस पूछे थे तो 2020 में तो बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछे थे कि राज्यपाल उस टाइम पे सीएम कौन थे, या ये कौन से विधानसभा के वो भी रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अब थोड़ा उसने पैटर्न चेंज कर दिया, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें राज्यपाल और सीएम से रिलेटेड सभी फैक्ट को याद रखना ही है। ओके, अब आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन बोल रहा है मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी, पूछ रहा है। तो 16th का आंसर है सी, राजस्थान। अब मार्च 2023 तक, अब देखिए ये जो रिपोर्ट होती है एनर्जी वाली, कृषि वाली, उसके बाद मिनरल्स वाली, ये रिपोर्ट हर साल चेंज हो जाती है। जैसे ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है तो हमारा डाटा चेंज हो जाता है। तो इसमें 2023 से संबंधित पूछा था, तो इसका आंसर राजस्थान था। सौर ऊर्जा में सबसे सर्वाधिक क्षमता जो थी वो राजस्थान की। तो ये रिपोर्ट आपको हर साल चेंज हो जाती है, आपको इस रिपोर्ट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, रिपोर्ट को अब चेंज होती रहती है, तो आपको रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लिखते जाना है और उसको याद करते जाना है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आते हैं हम 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन बोल रहा है दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। अब देखिए हम पढ़ते ही है कि वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी होती है, ये तो डायरेक्टली जनगणना का, सेंसस का क्वेश्चन है। तो वो किस राज्य के होगा, तो 17 का आंसर दिया था उसने सी, मेघालय की। यानी कि किस राज्य की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही थी, तो मेघालय की रही थी। तो ये तो सेंसस का क्वेश्चन है, और सेंसस हम पढ़ना ही होता है सब चीज की। 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या कितनी बढ़ी, किस राज्य की ज्यादा बढ़ी, किस राज्य में ज्यादा है, तो ये तो फैक्चुअल डाटा है, तो यही याद रखना ही होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं 18th क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर है डी, फेंगल। यानी कि नवंबर और दिसंबर 2024 के समय तमिलनाडु के तट पर फेंगल तूफान आया था। देखिए अब जो तूफान वाले क्वेश्चन है ये करंट के हो जाते हैं, और इससे हर साल पीएससी एक क्वेश्चन पूछता ही है। या तो वो बे ऑफ बंगाल साइड में आने वाले उनको पूछ लेगा, या तो अरेबियन सागर में आने वाले तूफानों को पूछ लेता है। किस तट को ज्यादा प्रभावित किया ये पूछ लेता है, या फिर उसका नाम पूछ लेता है कि इस तूफान का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है। तो तूफान से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो इसमें परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता पूछा है, तो इसका क्या है, 19th का आंसर है डी, कुडनकुलम। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा केंद्र अपने यहाँ पे कितने हैं अभी 6 है, तो उसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षमता किसकी है, कुडनकुलम की है। अभी भी शायद कुडनकुलम की ही है। तो 19th क्वेश्चन पे आ गए हम। उसके बाद में हम आते हैं 20 क्वेश्चन पे। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। तो 20 का आंसर है ए, बृहदारण्यक उपनिषद में। अब याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब देखिए ये जो अभी पीएससी ने नया सिलेबस ऐड किया है, उसमें जो सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो हमें उपनिषद और उसके अंदर जो उपनिषद के अंदर क्या दिया हुआ है, जो एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा याद करते चलना है। तो ये चीज हमें तुरंत याद नहीं होगी, तो इनको हमें पढ़ते रहना है, उसी से हमको ये याद होंगे। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये रटनी पड़ेगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं 21 क्वेश्चन में। 21 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। तो 21 का आंसर है ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यानी कि एक्रा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है वो भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। तो ये रोबोटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि रोबोटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक तो पढ़ना ही है। उसके बाद में आ जाते हैं 22 क्वेश्चन में। 22 बोल रहा है एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफी हद तक वापस वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे
क्या कहा जाता है? तो 22 का आंसर है सी, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो देखिए, ये जो ट्रोजन, कीलॉगर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग, ये सारे जो वर्ड है वो सिमिलर लगते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि इनके डेफिनेशन में सिर्फ एक एक वर्ड का फर्क होता है। इसीलिए हमें इनकी जो डेफिनेशन है उनको बहुत एग्जैक्ट तरीके से याद करना होगा, जिससे कि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर क्या है? ट्रोजन हॉर्स है। तो ट्रोजन भी क्या है? एक मेलवेयर है। तो ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम आते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? अब इसमें पूछा है अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचना जारी करती है उसका आर्टिकल पूछा है। तो 23 का आंसर क्या है? सी, अनुच्छेद 342। अब देखिए, जो आर्टिकल 330 से लेके 338, 39, 40 तक जो भी आर्टिकल्स है वो SC/ST से रिलेटेड है। अब हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे SC/ST से रिलेटेड जो कानून होते हैं और जो आर्टिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जो 330 से लेके 340 या 50 तक जो आर्टिकल्स आते हैं उनको रट लेना है, क्योंकि ये सारे जो है SC/ST से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल जो है बहुत ही अंदर से पूछा है, लेकिन आजकल PSC अंदर से ही आर्टिकल पूछ रहा है बहुत सारे। तो याद रखना, राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अधिसूचना आर्टिकल 342 के तहत जारी करते हैं। अब आते हैं हम 24 क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें जो PSC की बहुत बड़ी फॉल्ट बोल सकते हैं कि एक तो 2025 का पेपर था और उसने 2020-21 का डाटा पूछा था। बहुत सारे बच्चों से नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। सेकेंड बोल रहा है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप है। झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप पाए गए हैं। और इसमें पूछा क्या है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन है ये UPSC पैटर्न का है। UPSC सेम ऐसे ही पैटर्न पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से बोलता है कि 1, 2, 3 सही है या 2, 3, 4 सही है, इस टाइप से पूछता है। तो 24 का आंसर क्या दिया हुआ है इसने? PSC ने B दिया है, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। यानी कि 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। छिंदवाड़ा जिले के गोदावरी व वर्धा घाटी में मैग्नीज के निक्षेप है और झाबुआ की थांदला तहसील मैग्नीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये तो एक तो मिनरल से रिलेटेड हो गया और एक करंट से रिलेटेड भी हो गया। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? अब इस क्वेश्चन को PSC ने 3 बार रिपीट कर चुका है। ये लगातार 2023 से पूछा जा रहा है। 2023 में भी पूछा गया, 2024 में पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि MPPSC हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार रिपीट करता ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है कि 2025 का आंसर है B, संविधान का उल्लंघन। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिर्फ एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, जब वो संविधान का उल्लंघन करे। इसके अलावा कोई भी और दूसरा वो नहीं होता है आधार कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाए। संविधान का उल्लंघन ही एकमात्र आधार होता है। अब देखते हैं हम 26वें क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, PSC की एक और ये चीज होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर वो सेंटेंस के फॉर्म में पूछता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट को कंटेंट दे देता है उसमें। तो काली मिट्टी से रिलेटेड पूछा है इसने, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। सही है, काली मिट्टी दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। इसके बाद में पूछा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमेशा कमी होती है, ये याद रखिएगा। यानी कि इसका आंसर ही राइट क्या होगा? B ऑप्शन होगा।
अब थर्ड क्या पूछा है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हाँ, देखते ही कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा चिपचिपी होती है और सबसे ज्यादा पानी को धारण करके रखती है। फोर्थ ऑप्शन है, यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मिलती है, यानी कि पश्चिम भाग में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी जो है वो गलत है। उसके बाद में 26वां हो गया। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां पूछा है, ICMR यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान निरथ जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? तो 27 का आंसर है डी, जबलपुर में है। तो ये जो संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये PSC हर साल पूछता ही है। अब देखिए, संस्थान वाले जो सारे संस्थान है वो लूसेंट के पीछे तो दिए ही रहते हैं, लेकिन ये जो था वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, तो ये मध्य प्रदेश की बुक में मिल जाएगा आपको किसी भी बुक में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ निरथ कहाँ पर है? जबलपुर में है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 28 क्वेश्चन पे। 28 पूछा है, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? तो 28 वाला योजना से रिलेटेड है। और क्या पूछा है? योजना का, पुरस्कार योजना का उद्देश्य पूछा है। तो इसका आंसर है बी, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ दिया जाता है। यानी कि ये जो शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना है ये 10वीं 12वीं में जो विद्यार्थी होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, उनको दिया जाता है, और वो भी सिर्फ जनजातीय वर्ग के। यानी कि ये भी एक योजना से संबंधित है, और ST ST की योजनाएं आपको पढ़नी ही है और उनको अच्छे से लर्न करना ही है। और मैंने अभी बताया कि योजना से संबंधित एक तो डेट और उसका उद्देश्य याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 पूछा है, दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजाति समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? अब देखिए, इसमें उसने पूछ लिया कि किसके लिए है ये योजना, यानी कि किस जनजातीय समुदाय के लिए? भील के लिए है, विशेष पिछड़ी के लिए है, अशिक्षित के लिए है, बेरोजगारों के लिए है। तो 29 का आंसर क्या है? बी, विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए है। तो जो ये आहार अनुदान योजना है इससे भी संबंधित 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है PSC। एक तो 2023 या 24 में पूछा था और ये 2025 में पूछा है। तो आहार अनुदान योजना स्टार्ट कब हुई है? 23 दिसंबर 2017 को हुई है। किससे रिलेटेड है? विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय से। और इसका उद्देश्य भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 30 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत कम लोगों को पता है। ये डाटा वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों के गलत भी ऑप्शन हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर लोगों को याद नहीं होते हैं। तो 30 वाले का आंसर क्या दिया हुआ है? सी, 31। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद और मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना? तो 30 थी, यानी 2023-24 तक 31 थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 30वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन पूछा है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 31 में मौद्रिक नीति यानी कि इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर है बी, मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूछ लिया तो क्या है? मुख्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। ये तो मौद्रिक नीति का डायरेक्टली समझ ही आ रहा है कि क्या है। एक तो मूल्य की स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। उसके बाद में हम आ जाते हैं 32 क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इसमें एक तो व्यापारिक घाटा पूछा है ना, यानी कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो ट्रेड डेफिसिट हुआ था उसमें जो किस एरिया ने सबसे उसको कम करने में किस एरिया ने या किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो 32 का आंसर है सी, यानी सेवा निर्यात, यानी कि सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट जो था उसने ट्रेड डेफिसिट को कम किया था। तो ये तो इकोनॉमिक टर्म्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 32 के बाद में आ जाते हैं हम 33 क्वेश्चन पे। वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? पूंजी गहनता यानी कि
कैपिटल इंटेंसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिटी आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। 33 का आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी गहनता सबसे अधिक कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश में। तो ये करंट का ही क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन था, तो ये बहुत सारे लोगों से गलत हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं 34th क्वेश्चन में, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी इकोनॉमी से संबंधित है। अब ये वर्ल्ड का जो डाटा रहेगा उससे पूछ लिया है इसने, कि भारत का पूछा है कि भारत सबसे ज्यादा उत्पादक किस चीज का है। तो 34 का आंसर है बी, दूध, दाल और मसाले में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक है हमारा भारत। दूध में, दाल में और मसालों में। मसालों में तो हम जानते ही है कि पहले से ही है, दूध और दाल में भी है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको हर साल पढ़ना है, वर्ल्ड का, इंडिया का और एमपी का, तीनों अलग अलग। तो तीनों का जो डाटा है उसी से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अभी तक हमने देखा है कि रिपोर्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा है उसने। 34 के बाद में आ जाते हैं 35 क्वेश्चन में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या पूछा है कि कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो इसमें कौन क्या आएगा, 35 का आंसर है सी, इंदौर की। तो इंदौर की 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही थी। तो ये तो जनगणना का क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्टली सेंसस सभी को याद होना ही चाहिए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 36 क्वेश्चन, 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था। अब देखिए, एसडीजी रिपोर्ट भी हर साल नहीं मिलती है, हर साल 4 या 5 साल में एसडीजी रिपोर्ट आती है। तो जिसमें अभी 2020 की रिपोर्ट पूछ लिया था उसने कि 2020 में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया था उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, 36 का आंसर है डी, 62। तो इसको, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन, और एसडीजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसडीजी याद रखना इंपॉर्टेंट ही है। मध्य प्रदेश का स्कोर, मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही थी, उसके बाद में इंडिया का स्कोर क्या है, इंडिया किस किस में फर्स्ट में आता है, और इसमें 3 कैटेगरीज होती है, तो वो तीनों कैटेगरीज में किसमें कितना स्कोर है या किसमें कितनी रैंक है मध्य प्रदेश की, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 36 क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाते हैं 37 में। 37 फिर से उसने क्या पूछा है, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र यानी कि NCESS किस राज्य में स्थित है। यानी कि फिर से इसने एक केंद्र के बारे में या एक किसी संस्थान के बारे में पूछा है। तो 37 का आंसर है बी, केरल में है। तो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर है, केरल में है। तो मैंने बताया आपको कि जो ये इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं किसी भी केंद्र से या किसी भी संस्थान से रिलेटेड, ये हमेशा पूछता है। ये अभी हमने ये दूसरा क्वेश्चन देख लिया है। तो ये जो है लूसेंट के पीछे में दिए रहते हैं, इनको हमें रटना है पूरी तरीके से। 37 के बाद में आ जाते हैं हम 38 में। फिर से योजना का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य। देखिए, अभी तक 3 योजना पूछ लिया और उसमें सभी का उद्देश्य पूछा है, किसी की भी डेट नहीं पूछी। यानी कि डेट और उद्देश्य इंपॉर्टेंट है हर किसी योजना का। यानी कि योजना से रिलेटेड आप कभी भी पढ़े तो याद रखिएगा, डेट और उद्देश्य और किस डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करना ही है। अब उद्यम क्रांति योजना करंट की योजना थी जो 2022 में स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसने इसका उद्देश्य पूछा है। तो 38 का आंसर क्या है, बी है, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। तो उद्यम क्रांति योजना के लिए क्या है, स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करती है, ये इसका उद्देश्य है। ऐसे 3 योजना है, उद्यम क्रांति योजना के नाम पे है, टंट्या मामा के नाम पे है, भीमा नायक के नाम पे है। तो ये याद रखना है। उद्यम क्रांति योजना 2022 में 3-4 योजनाएं आई थी, जिसकी ये मुख्य उद्देश्य सभी का अलग अलग है, तो ये याद करना है। इसके बाद में हम आते हैं 39 क्वेश्चन पे। ये करंट का क्वेश्चन है। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत बजट जो था वो आवंटित किया गया था, ये पूछा था। अब ये थोड़ा बहुत ही डाटा वाला क्वेश्चन था और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिलेटेड क्वेश्चन था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे। किसी को भी एग्जैक्ट डाटा याद नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन हमें कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे याद करना है। तो 39 का आंसर क्या है, ए, 12.22, जो 12.22% शिक्षा पे बजट दिया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो।
फिर 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी। अब ये भी इकोनॉमिक्स से पूछा है, उसने इकोनॉमिक डाटा पूछा है डायरेक्ट कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सब्जी के उत्पाद किस सब्जी में सबसे ज्यादा वो था, तो टमाटर में सबसे ज्यादा उत्पादकता थी हमारी। प्याज, आलू और बैंगन इसमें शायद सेकंड नंबर पे था और टमाटर में फर्स्ट नंबर पे था। तो याद रखना कि ऐसे सब्जी से रिलेटेड, फल से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड इकोनॉमिक डाटा आपको याद करना है कि किसमें मध्य प्रदेश पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है, वो पूछता ही है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट हम 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें हम हिंदी की स्लाइड नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हम इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते हैं आपको। क्वेश्चन पूछा है, द कंपेंडियम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज नोन एज, यानी कि जो NEGP प्रोजेक्ट है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसके अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट किया गया था, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर है सी, सारांश। सारांश जो है एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था जो NEGP के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। तो ये कंप्यूटर साइंस या ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो किसी भी ऐप से रिलेटेड या किसी भी कोई भी पोर्टल स्टार्ट करती गवर्नमेंट नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत, तो वो पूछ सकता है। तो ये एक तरीके से करंट का भी आंसर था, क्वेश्चन था, और एक तरीके से ये स्टैटिक भी क्वेश्चन हो जाता है। तो 41 के बाद में हम आते हैं 42 क्वेश्चन पे। 42 क्या पूछ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि फेसबुक की स्थापना की थी, किसने की थी, तो इसका आएगा मार्क जुकरबर्ग ने की थी, सभी को पता है। तो इससे ये भी समझ में आता है हमें कि जो ऐप रहते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इनके स्थापना करता या कब इनकी स्थापना की गई थी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम 43 क्वेश्चन। 43 पूछा है, गार्डनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को उसने 2020 में पहली बार पूछा था, तो याद रखिएगा 2020 का क्वेश्चन 2025 में पूछ रहा है, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस के ज्यादातर क्वेश्चंस है वो PSC रिपीट करता ही है। तो याद रखना, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए तो उसमें कंप्यूटर साइंस के जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उनको जैसा का वैसा रट लेना है आपको। अब ये जो गार्डनर के ई गवर्नेंस मॉडल है, ऐसे ही 5 से 6 मॉडल दिए गए हैं और उनकी सबकी अलग अलग प्रोसेस दी हुई है। तो इसमें गार्डनर वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा था और इस बार भी पूछा है, तो इसका आंसर है 43 का ए। तो गार्डनर के ई गवर्नेंस मॉडल का क्या है, पहले सूचना मिलेगी, फिर बातचीत होगी, फिर लेन देन होगा और फिर परिवर्तन होगा। वैसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन, फिर इंटरेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हम आते हैं 44 क्वेश्चन पे। 44 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। नहीं है पूछा है, यानी कि जो 3 है वो इसके प्राप्तकर्ता होंगे और एक इसमें पद्म विभूषण जिसको नहीं मिला होगा। अब 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, जिसमें से 3 इसमें दिए गए हैं और चौथा जो ऑप्शन है वो गलत दिया है, यानी कि 44 का आंसर है डी। श्री AR रहमान को इस बार पद्म विभूषण नहीं दिया गया, बाकी तीनों को, वैजयंती माला बाली को, कोनिडेला चिरंजीवी को और M वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनको दिया गया है। तो यह याद रखना कि पद्म विभूषण और भारत रत्न और पद्म भूषण, इनके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कब स्टार्ट हुए हैं और करंट में किस किस को दिया गया है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर MP से रिलेटेड जो भी पद्मश्री दिए जाते हैं वो हर साल पूछता ही है PSC, तो इनको भी याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं 45 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 45 का आंसर है बी। इसमें क्या पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान, तो अनुच्छेद 332 के तहत ST के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण किया गया है और 330 के तहत SC के लिए किया गया है। तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि 330 से लेके 340 तक जितने भी आर्टिकल दिए गए वो SC ST से रिलेटेड है और ये आर्टिकल आपको रटने ही है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। अभी आप देख लीजिए 330 और 340 के बीच में 3 क्वेश्चन पूछ चुका है PSC, यानी कि ये जो आर्टिकल है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो ये याद कर लेना है आपको। उसके बाद में हम आते हैं 46 क्वेश्चन पे। 46 पूछा है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
FPGA का विस्तृत रूप क्या है। अब FPGA जो है वो AI से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। अब देखिए PSC हर साल किसी ना किसी चीज का फुल फॉर्म पूछता ही है। PNG, JPEG, ऐसे ऐसे बहुत सारे PSC ने पूछ रखा है। इस बार उसने नया पूछ लिया था FPGA का फुल फॉर्म। तो 46 का आंसर क्या है? ए। FPGA का क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में 47 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 47 क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 बोला है ना, यानी कि इसमें मैच द स्टिक दिया हुआ है। इसमें क्या है? सूची 1 में पुस्तक दिया है और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। अब इसमें ये जो बुक्स दी गई है ये MP से रिलेटेड है और सारी ट्राइब से रिलेटेड है। तो ट्राइब से याद रखना, ट्राइब की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो ट्राइब्स की बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसका आंसर क्या है? 47 का आंसर है ए, यानी कि ए में यानी कि फर्स्ट का 3 आएगा। यानी पहली बुक क्या है? द ट्राइबल एंड कॉस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, यानी कि पहले वाले का तीसरा आंसर है। यानी कि RV रसल एवं RB हीरालाल ने ये बुक लिखी है। उसके बाद में सेकंड का 4 है, यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव। इसका आंसर क्या आएगा? तो अजित रायजादा ने ये बुक लिखी है। द भील्स अ स्टडी किसने लिखी है? तो TB नायक ने लिखी है। और द बैगा किसने लिखी है? वेरियल एल्विन ने। तो नीचे वाली 2 तो सभी को याद रहती है, लेकिन ऊपर वाली 2 बहुत कम लोगों को पता होगी, तो ये याद कर लेना है आपको। उसके बाद में हम आ जाते हैं 48 क्वेश्चन पे। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो 48 का आंसर है डी, लचीलापन, यानी कि रिसाइलेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को PSC ने पहले भी पूछा है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट करता है वो, तो ये क्वेश्चन उसने पहले भी पूछा हुआ है। तो याद रखना कि किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कि कनेक्शन विफलता हो या डेटा की हानि हो, इससे कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को उभारने को क्या कहा जाता है? उसका लचीलापन या रिसाइलेंस कहा जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? अब देखिए राजशेखर जो है वो MP के लेखक थे, जो कि त्रिपुरी का जो राजवंश था, कलचुरी वंश था, उससे भी रिलेटेड थे और इधर साइड वाले वंश से भी रिलेटेड थे। यानी कि राजशेखर की इसने बुक पूछ लिया है, तो राजशेखर की बुक इसमें से कौन सी नहीं थी पूछा है, तो इसकी क्या नहीं थी? ये प्रबंध चिंतामणि राजशेखर की बुक नहीं थी। बाकी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विदसाल भंजिका ये राजशेखर की बुक्स थी। ओके, तो 49 का ये, यानी कि कवि और उसकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है PSC। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन बोल रहा है MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया उसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा टाइप है पूछ रहा है कि MS-DOS कौन से टाइप में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो 50 का आंसर आएगा C। तो MS-DOS है वो कमांड आधारित इंटरफेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड आधारित इंटरफेस वाला ऑप्शन है। तो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन था ये। अभी हमने इस पार्ट में ओनली 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जो सेकंड इसके बाद के जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन है, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अब तक के आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके अलावा हम आपके लिए ऐसी सीरीज भी लेके आएंगे जो दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली ये सीरीज कैसी लगी है आप बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट वाइज MPPSC के क्वेश्चंस अलग अलग बताएं तो हम उस टाइप से भी बता सकते हैं। तो आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।